देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। संसद का शीतकालीन सत्र आज सोमवार 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। परंपरा के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र के पहले दिन संसद भवन परिसर में हंस द्वार के समीप महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देंगे। इस सत्र में दोनों सदनों की 19 से 9 बैठकें होनी हैं, जबकि 26 नवंबर को राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें नहीं होंगी, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ आयोजित की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की लिस्ट तैयार की है। लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित हैं। इनमें बैंकिंग नियम संशोधन विधेयक और रेलवे संशोधन विधेयक शामिल हैं। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए अपनी संयुक्त रणनीति बनाने को लेकर आज सुबह विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के नेता बैठक करेंगे। विपक्षी दलों के नेताओं ने सुबह 10 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक की। माना जा रहा है कि सत्र के दौरान विपक्ष मणिपुर हिंसा, अडानी पर लगे आरोप और महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा संसद के शीतकालीन सत्र में प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 2 नए सांसदों को शपथ भी दिलाई जाएगी। ये सांसद वायनाड और नांदेड़ सीट पर हुए उपचुनावों में विजयी होकर संसद पहुंचे हैं। शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक को लेकर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है कि जो मुख्य मुद्दा सामने आया वह अडानी के भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम कर रहा है। इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा की जरूरत है। दूसरा मुद्दा मणिपुर हिंसा का था। राज्य पिछले 1.5 साल से चल रहा है और सरकार इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तीसरा मुद्दा उत्तर प्रदेश उपचुनावों के दौरान अनियमितताओं का था, जहां लोगों को धमकाया गया और वोट डालने से रोका गया। संजय सिंह ने कहा कि अगर यही स्थिति है तो चुनाव कराने का क्या मतलब है। वक्फ बिल पर मैंने यह मुद्दा उठाया कि अगर अभी तक जेपीसी की रिपोर्ट नहीं आई है तो सरकार कैसे कह सकती है कि हम वक्फ बिल लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई। एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे के एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं हैं। हम कारणों को समझेंगे और लोगों के पास जाएंगे। शरद पवार ने कहा कि यह लोगों का फैसला है। महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी चुनावों में महायुति की जीत का कारण हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हम यानी महाविकास अघाड़ी अधिक आश्वस्त थे। ऐसा लगता है कि हमें और अधिक काम करने की जरूरत थी। शरद पवार ने कहा कि उन्हें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि महाराष्ट्र चुनाव में अजीत पवार को अधिक सीटें मिली हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि एनसीपी के संस्थापक कौन हैं। उन्होंने कहा कि बारामती में अजीत पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार को मैदान में उतारना कोई गलत फैसला नहीं था। किसी को तो चुनाव लड़ना ही था। अजीत पवार और योगेंद्र पवार के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने कहा है कि उनकी पार्टी के विधायकों का मानना है कि एकनाथ शिंदे को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहना चाहिए। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक केसरकर ने रविवार को मुंबई में शिंदे के आवास पर उनसे मुलाकात की, जिसके बाद केसरकर ने मीडिया से कहा कि शिवसेना विधायकों का मानना है कि शिंदे को पद पर बने रहना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में महायुति ने बहुत अच्छा काम किया और चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इससे पहले अजीत पवार की एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी इस सवाल के जवाब कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर कहा था कि इस बारे में तीनों पार्टियों को बैठकर बात करनी होगी। ये हर पार्टी की इच्छा हो सकती है कि मुझे नेतृत्व करने का मौका मिले, लेकिन जो कुछ भी होगा चर्चा के बाद ही होगा। वहीं महाराष्ट्र भाजपा के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महायुति के नेता और भाजपा नेतृत्व तय करेंगे कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश अदालत की तरफ से दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए मंगलवार को संभल की अदालत में एक वाद दायर किया गया था, जिसके बाद अदालत ने मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश दिया। अधिवक्ता आयुक्त ने प्रशासन के साथ
मंगलवार को ही मस्जिद का सर्वे किया था और कल रविवार की सुबह टीम जब फिर से मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी तो इस दौरान स्थानीय लोगों ने सर्वे करने पहुंची टीम का विरोध किया और पथराव किया। वहीं विरोध को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। संभल की हिंसा के बाद मुरादाबाद रेंज के टीआईजी अधिकारी मुनिराज ने जिले की स्थिति का ब्यौरा दिया है। साथ ही उन्होंने सर्वे के दौरान हुए उपद्रव के बारे में भी बताया। डीआईजी अधिकारी ने कहा कि संभल में सुबह 7 से 11 बजे के बीच कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे होना था। वहां पर पूरी सर्वे टीम पहुंची थी। हमने पहले ही फोर्स तैनात करके रखी थी। तभी अचानक से छोटे छोटे बच्चों को आगे करके पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया गया। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया लेकिन लोग नहीं माने। लोगों ने पुलिस पर लगातार पथराव जारी रखा और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा और इस क्रम में आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने बताया कि लगभग 20 पुलिस कर्मियों को चोट लगी है। एक सीओ अधिकारी और एसपी संभल के पैर में चोट लगी है। डिप्टी कलेक्टर के पैर में फ्रैक्चर हुआ है और एक कांस्टेबल के सर में चोट आई है। रविवार की सुबह संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है। इस पर मुरादाबाद रेंज के डीआईजी अधिकारी ने बताया कि कई असामाजिक तत्वों ने छतों और इधर उधर से फायरिंग की है। उसी में कुछ लोगों को चोट लगी थी। हमें पोस्टमार्टम में पता चलेगा कि उन लोगों को कहां चोट लगी थी और मौत कैसे हुई। हम 20 लोगों को हिरासत में ले चुके हैं। अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए हम कदम उठा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा के बाद संभल और आसपास में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और 12वीं तक के स्कूलों को आज बंद करने का आदेश दिया गया है। संभल के जिला मजिस्ट्रेट ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि को अधिकारियों के आदेश के बिना संभल में प्रवेश करने पर रोक लगाने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश की संभल हिंसा पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। पवन खेड़ा के बयान के मुताबिक बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक सेफ नहीं है। पवन खेड़ा ने अपने बयान में लिखा कि संभल में जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग करने के वीडियो सामने आए हैं वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भाजपा आरएसएस की सोची समझी साजिश का दुष्परिणाम है। हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि मृतकों की जान आदित्यनाथ प्रशासन ने ही ली है और संभल में भाईचारे को आग लगाने के लिए केवल भाजपा और आरएसएस कसूरवार हैं। पवन खेड़ा ने लिखा कि एक और एक हैं तो सेफ हैं का खोखला नारा, दूसरी ओर एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच धर्म को ढाल बनाकर दीवार खड़ी करना और लोगों की जान लेना कौन सी एकता का संदेश है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी संभल में हुई हिंसा पर बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि संभल में गंभीर घटना हुई है, वहां सर्वे हो चुका था, चुनाव की चर्चा ना हो पाए इसीलिए जानबूझकर सर्वे की टीम भेजी गई थी जिससे कि माहौल खराब हो जाए। अखिलेश ने कहा कि जानकारी मिली है कि कई लोगों को चोट पहुंची है और कई लोग घायल हैं। एक नौजवान नईम की जान चली गई। सपा प्रमुख ने पूछा कि आखिरकार जब सर्वे हो चुका था तब सरकार ने दोबारा बिना तैयारी के सर्वे क्यों कराया। उन्होंने यूपी सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि ये जानबूझकर किया गया है, ये जानबूझकर सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया है जिससे कि चुनाव की धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा ना हो सके। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से झारखंड में घुसपैठ पर बयान दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड विधानसभा चुनाव में राज्य का प्रभारी बनाया था। हेमंत ने एक वीडियो अपलोड कर कहा कि मैं आज भी समझता हूं कि घुसपैठियों की समस्या झारखंड को आने वाले दिनों में बहुत अधिक क्षति पहुंचाने वाली है। मैं झारखंड की सरकार से निवेदन करूंगा कि आपकी सरकार है, लेकिन घुसपैठियों को झारखंड से निकालना या कम से कम उनकी शिनाख्त करना हमारी संविधान प्रदत्त जिम्मेदारी है। मेरा विश्वास है कि सरकार इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। असम सीएम ने झारखंड के नए चुने हुए विधायकों से निवेदन करते हुए कहा कि बीजेपी विधानसभा में विपक्ष की भूमिका का पालन करते हुए लगातार घुसपैठ के मुद्दे को उठाती रहे। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा है
कि बिहार वास्तव में एक असफल राज्य है जो गहरी गंदगी में है और इसके सर्वांगीण विकास के लिए जबरदस्त प्रयासों की आवश्यकता है। पीटीआई के मुताबिक जन स्वराज के अमेरिकी अध्याय के शुभारंभ के बाद बिहारी प्रवासी समुदाय के साथ प्रशांत किशोर ने वर्चुअल बातचीत की। इस दौरान पूर्व चुनावी रणनीतिकार ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करेगी और कहा कि वह शराब पर प्रतिबंध हटाएंगे और राजस्व का उपयोग स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए करेंगे। प्रशांत किशोर ने सभा को बताया कि हमें यह समझना होगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो गहरी गंदगी में है। अगर बिहार एक देश होता तो यह दुनिया में जनसंख्या के मामले में 11वां सबसे बड़ा देश होता। हमने जनसंख्या के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया है। इसराइल ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात में लापता हुए एक रब्बी की हत्या कर दी गई है। इसराइल ने इस घटना को आपराधिक यहूदी विरोधी आतंकवादी घटना बताया। साथ ही लापता रब्बी के हत्यारों का पता लगाने की कसम भी खाई है। रविवार को यहूदी धर्मगुरु का शव मिलने के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि जबी कोगन की हत्या एक आपराधिक यहूदी विरोधी आतंकवादी घटना है। इसराइल उनकी मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने भी उनकी हत्या को एक घिनौना यहूदी विरोधी हमला बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूढ़िवादी यहूदी संगठन से जुड़े हुए रब्बी जवी कोगन गुरुवार से ही यूएई में लापता थे, जिसके बाद इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद और यूएई अधिकारियों ने उनकी खोजबीन भी शुरू कर दी थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।